सुधा खूबसूरत थी ना बदसूरत, बस मामूली सी लड़की थी। सांवली रंगत, साफ सुथरे हाथ पांव, मिजाज की ठंडी मगर घरेलू, खाना पकाने में होशियार, सीने पिरोने में ताक, पढ़ने लिखने की शौकीन, मगर ना खूबसूरत थी ना अमीर ना चंचल। दिल को लुभाने वाली कोई बात ना थी इसमें, बस वो तो एक बेहद शर्मीली सी और खामोश तबीयत वाली लड़की थी। बचपन से ही अकेली खेला करती, मिट्टी की गुड़िया बनाती और उनसे बातें करती, उन्हें तिनकों की रसोई में बिठा देती और खुद अपने हाथ से खेला करती। जब कोई दूसरी लड़की उसके करीब आती तो गुड़ियों से बातें करते करते चुप हो जाती। जब कोई बच्चा उसका घरौंदा बिगाड़ देता तो खामोशी से रोने लगती, रोकर खुद ही चुप हो जाती और थोड़ी देर के बाद दूसरा घरौंदा बनाने लगती। कॉलेज में भी उसकी सहेलियां और दोस्त बहुत कम थे। वो शर्मीली तबीयत अभी तक उसके साथ चल रही थी, जैसे उसके माँ बाप की गरीबी ने बढ़ावा दे दिया हो। उसका बाप जीवन राम नाथू मिल वॉच मर्चेंट के यहाँ चांदनी चौक की दुकान पर 30 सालों से सेल्समैन चला आ रहा था। उसकी हैसियत ऐसी ना थी कि वो अपनी बेटी को कॉलेज की तालीम दे सके। उस पर भी जो उसने अपनी बेटी को कॉलेज में भेजा था, महज इस ख्याल से कि शायद इस तरीके से उसकी लड़की को कोई अच्छा खाविद मिल जाएगा। कभी कभी उसके दिल में ये ख्याल भी आता था, मुमकिन है कॉलेज का कोई अच्छा लड़का ही उस पर आशिक हो जाए। मगर जब वो सुधा की सूरत देखता, झुकी हुई गर्दन, सिकुड़ा हुआ सीना, खामोश निगाहें और उसकी कम गोई का अंदाजा करता तो एक आह भरकर चुप हो जाता और अपना हुक्का गुड़गुड़ाने लगता। सुधा के लिए तो कोई बर घेर घार कर ही लाना होगा, मगर मुसीबत ये है कि इस तरह के बर बड़ा जहेज मांगते थे और उसकी हैसियत ऐसी ना थी कि वो बड़ा तो क्या छोटा सा भी जहेज दे सके। जहन के बहाव में बहते बहते उसने ये भी सोचा कि आजकल मोहब्बत की शादी बड़ी सस्ती रहती है। अब मालिक राम की बेटी गोपी को ही देखो, बाप हेल्थ मिनिस्ट्री में 3रे दर्जे का क्लर्क है, मगर बेटी ने एक लखपति ठेकेदार से शादी कर ली है जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ता था। बाप क्वार्टरों में रहता है, मगर लड़की एयर कंडीशन मोटरसाइकिल में बैठकर अपने मैके वालों से मिलने आती है। हाँ, मगर गोपी तो बहुत खूबसूरत है और हमारी सुधा तो बस ऐसी है जैसे उसकी माँ। उसके लिए तो किसी बर को घेरना ही पड़ेगा, जिस तरह सुधा की माँ और उसके रिश्तेदारों ने मुझे घेरा था। 2-3 जगह सुधा की माँ ने बात चलाई थी, मगर वो बात आगे न बढ़ सकी। मगर एक बार तो उसने बंद इतना मजबूत बांधा कि लड़का खुद घर चलकर सुधा को देखने आ गया, मगर सुधा उसे पसंद न आई। लड़का खुद भी कौन सा अच्छा था, मुआ चेचक मारा, ठिंगना सा उस पर हकलाता था, जामुन का सा रंग, मगर गोरी लड़की चाहता था और जहेज में एक स्कूटर मांगता था। यहाँ सुधा का बाप एक साइकिल तक न दे सकता था, इसलिए मामला आगे चलता भी तो कैसे चलता। मगर ये सुधा के बाप को मालूम ना था कि उस बदसूरत ठिंगने के इनकार पर खुद सुधा कितनी खुश हुई थी। वो और उसके भी 2 बरसों में जो 2 लड़के उसे देखने आए वो इनकार करके चले गए। उन सब की सुधा किस कदर दिल ही दिल में शुक्रगुजार थी। वो ऊपर से जितनी ठंडी थी, अंदर से उतनी ही लावा थी। ये कोई नहीं जानता था कि सुधा के तखय्युल की उड़ान कितनी ऊंची और वसी है। अपनी तंगो तारीख सी दुनिया से बाहर निकलकर उसकी कल्पना कैसी कैसी सुंदर जगहों पर उसे ले जाती थी। इस बात को ना तो उसका बाप जीवन राम जानता था, ना उसकी माँ मगही जानती थी कि सुधा कितनी अजीब लड़की है। वो बाहर से मामूली रंग रूप की लड़की थी, मगर उसने अपने दिल के अंदर एक चमकती हुई जिंदगी छुपा रखी थी, जिस तरह लाल गुदड़ी में छुपा रहता है। और ये तो हमारी रिवायत है। जैसे मेले कुचले बनिए को देखकर कभी यह एहसास नहीं होता कि उस आदमी के पास इतना सोना होगा, इसलिए तो वो शर्मीली थी। वो अपना भेद किसी को क्यों बताए, शायद लोग उस पर हंसेंगे। और जो कुछ वो सोचती थी वो सब कितना अजीब होता था। ये कॉलेज की सुंदर सजीली लड़कियां अगर उसके हुस्न की मोहिनी देख ले तो धक से रह जाए, और ये लंबी लंबी कारों वाले देवताओं की तरह इठलाते हुए नौजवान अगर उसके दिल की रॉकेट जहाज को देख ले तो हैरत में ना खो जाए। वो मेरी तरफ देखते भी नहीं, और ठीक भी है। घर की धुली हुई सलवार और सलवटों वाली स्याह कमीज पहनने वाली ऐसी लड़की को भला कोई क्यों देखेगा? तो मैं भी उन्हें क्यों बताऊं कि मैं क्या हूं?
तूने कैसी लड़की जनी है। जीवन राम कभी कभी मगही को सताने लगता। हर वक्त चुप रहती है, हर वक्त निगाह नीची रखती है, हर वक्त काम में जुटी रहती है। उसके मुंह पर कभी हंसी नहीं देखी। अब कपूर साहब की लड़कियों को देखो, हर वक्त फूलों की तरह महकती रहती है, हर वक्त घर को गुलजार बनाए रखती है। और एक सुधा। जीवन राम अखबार पटक कर चुप हो जाता है। मगही 12 आने सेर वाला भात और चने की पतली दाल उसके सामने रखती हुई कहती है, उन बच्चियों की बात मत करो। उन बच्चियों का बाप सुपरिटेंडेंट है, 400 रुपया घर लाता है। मेरी बच्ची के पास सिर्फ 2 कमीज है और कपूर साहब की लड़कियां एक दिन में 2 सूट बदलती है। कभी ये सोचा है? जीवन राम दांत पीस कर चुप हो जाता है। उसके दिल में बहुत से सवाल उभरते। ये चावल इतने मोटे क्यों है? ये दाल इतनी पतली क्यों है? इसकी बीवी हर वक्त नुची खसोटी से क्यों नजर आती है? उसकी बच्ची हर वक्त चुप क्यों रहती है? लोग जहेज में स्कूटर मांगते हैं। बहुत से सवाल पतली दाल के चनों की तरह उसके दिमाग में फुदकने लगते। मगर जब उन सवालों का उसे जवाब न मिलता तो वो उन्हें पतली दाल समझकर पी जाता। FA पास करा के जीवन राम ने सुधा को कॉलेज से उठा लिया। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, उसने अपने साथी तोताराम से कहा, जो सेवा मिल वुल क्लॉथ मर्चेंट के यहाँ नौकर था। वो बड़ी आसानी से ये भी कह सकता था कि कॉलेज में पढ़ाने की मेरी हैसियत नहीं, मगर हैसियत का लफ्ज कितना साफ और खुला हुआ है, जैसे किसी ने सर पर 7 जूते मार दिए हो। और अफोर्ड में कितनी गुंजाइश है। वैसे अपनी जबान में कभी कभी विदेशी और अजनबी अल्फाज भी इस्तेमाल कर लेने से कितनी पर्दापोशी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे जैसे घर में कोई अजनबी आ जाए तो घर के लड़ाई झगड़े पर उसी वक्त पर्दा पड़ जाता है। तुम्हारी बेला तो अभी कॉलेज में पढ़ती है ना? उसने तोताराम से पूछा। हाँ, तोताराम मन की खुशी से चहकते हुए बोला। अगली सर्दियों में उसकी शादी होने वाली है। लड़का ढूंढ लिया? जीवन राम ने मरी हुई आवाज में पूछा। हाँ, तोताराम कोयल की तरह कूकते हुए बोला। उसने खुद ही अपना बर पसंद कर लिया। कॉलेज में लड़का बड़ा अमीर है। जब तोताराम चला गया तो जीवन राम ने बुरा सा मुंह बनाया और तोताराम की पतली आवाज की नकल करते हुए बोला, उसने खुद ही अपना बर पसंद कर लिया। अच्छा। फिर वो जोर से फर्श पर थूकते हुए बोला, हरामजादा। 2 साल गुजर गए। सुधा अब ऑफिस अली रोड की एक फर्म में टाइपिस्ट थी। वो पहले से ज्यादा खामोश, बावकार और मेहनती हो गई थी। घर की हालत भी अच्छी हो गई क्योंकि सुधा घर में 100 रुपए लाती थी। दफ्तर के काम से फारिग होकर वो स्टेनो का काम सीखने जाती थी। BA करने का इरादा भी रखती थी। घर की हालत जरा बेहतर होने पर जीवन राम और मगही ने सुधा के बर के लिए ज्यादा एतमाद से कोशिश शुरू कर दी थी। वो सुधा की तनख्वाह में से बहुत कम खर्च करती और स्कूटर के लिए पैसे जमा कर रहे थे। बहुत दिनों के बाद जीवन राम एक लड़के के वालिदैन को स्कूटर का लालच देकर घेरने में कामयाब हुआ। मंगनी की रकम, ब्याह का जहेज, जहेज की नकदी, जहेज का सोना, सारी ही जरूरी बातें तय हो गई तो मोती, जो लड़के का नाम था, वो वाकई शक्लो सूरत में मोती की ही तरह उजला और खूबसूरत था। अपनी होने वाली बीवी को देखने आया। मोती ने गहरे ब्राउन रंग का सूट पहना हुआ था। उसकी सुनहरी रंगत पर उसके स्याह घुंघराले बाल बेहद खूबसूरत मालूम होते थे। उसकी कमीज से कफ के बाहर उसके हाथ बड़े मजबूत और खूबसूरत लगते थे। और जब वो सजी सजाई सुधा की तरफ देखकर मुस्कुराया तो अंदर ही अंदर उस मासूम लड़की का दिल पिघल गया और चाय की प्याली उसके हाथों में बजने लगी। बड़ी मुश्किल से वो चाय की प्याली मोती को पेश कर सकी। मोती चाय पीकर और शुक्रिया अदा करके बड़ी सादतमंदी से रुखसत हो गया अपनी बहनों के साथ। दूसरे दिन उसकी बहनों ने कहला भेजा, लड़की पसंद नहीं। ये सुन सुधा उस रात सो न सकी। रात भर उसकी आंखों में मोती का खूबसूरत चेहरा और उसका बावकार जिस्म डोलता रहा था और रात भर मोती के हाथों का खफीफ सा लम्स उसकी रूह को गुदगुदाता रहा। लड़की पसंद नहीं? ओह! मगही गुस्से से साग को कढ़ाई में भूनते हुए बोली। और खुद तो बड़ा यूसुफ है, अपनी रंगत पर बड़ा इतराता है, मगर अपनी पकौड़े ऐसी नाक ना देखी उसने और अपने हबशियों ऐसे घुंघराए बाल नहीं देखता। अपनी बहनों को नहीं देखता। एक तो भैंगी थी, सफा भैंगी, दूसरी पाउडर सुर्खी की मारी, सूरत की चूहिया लगती थी, तीसरी के बाल देखे थे तुमने? हाँ, लड़की पसंद नहीं। ये कहकर उसने इतनी जोर से कढ़ाई में करछी चलाई जैसे वो साग के बजाय उस लड़के को भून रही हो। सुधा ने महसूस किया
कि उसके घर वालों बल्कि घर के बाहर मोहल्ले वालों और शायद दफ्तर वालों का भी ख्याल था कि सुधा कुछ महसूस ही नहीं करती, बल्कि दफ्तर के काम के लिए निहायत मुनासिब लड़की है। ना किसी से इश्क करे, ना किसी को इश्क की तरगीब दे। दिन ब दिन उसकी आंखें मैली, होंठ सिकुड़े और चेहरा धुआं धुआं होता जा रहा था। उसकी सूरत ऐसी ठंडी और ठस निकल आई थी कि उसे देखकर किसी बर्फ खाने का इम्कान होने लगा था। क्लर्क आपस में चिमगोइयां करते हुए कहते, जो आदमी सुधा से शादी करेगा उसे पहाड़ पर जाने की जरूरत ना होगी। इसलिए कि मोती के इनकार करने पर सुधा के दिल पर क्या बीती ये तो किसी को मालूम ना हो सका। पहली बार उसने जिंदगी में किसी को दिल दिया था और ये किसी को मालूम ना था होता भी कैसे, और कहती भी क्या किसी से कि जिसे मैंने चाहा वो मुझे देखने आया था और नापसंद करके चला गया। लोग तो इश्क में रोते हैं, वो बेचारी कुछ कह भी ना सकती थी। उस दिन उसने दफ्तर में ओवर टाइम किया और जब अंधेरा खासा बढ़ गया तो वो दफ्तर से बाहर निकली और भूरे रंग का पर्स झुलाती हुई सामने आसिफ अली पार्क में चली गई। एक बेंच पर तन्हा बैठ गई। ये पार्क दिल्ली गेट के सामने एक छोटा सा खामोश गोशा था। चंद पेड़ थे, चंद बेंचें थी, चंद कते थे घास के। उनके चारों तरफ ट्रैफिक का शोर था, मगर आज यहाँ निस्बतन खामोशी थी। सुधा हर रोज यहाँ आती थी और आधा पौन घंटा अकेले बैठकर ताज़ा दम होती थी। थोड़े अरसे के लिए अपने ख्यालों की लहरों पर दूर तक तैरती हुई निकल जाती। उसे तन्हाई से डर ना लगता था, तन्हाई उसका वाहिद सहारा थी। अंधेरे से भी उसे डरना लगता था, बल्कि अंधेरा तो उसका दोस्त था। गुंडों से भी उसे डरना लगता था। जाने उसकी शख्सियत में ऐसी कौन सी बात थी कि गुंडे भी उसे दूर से ही सूंघ कर चले जाते थे, कतरा कर निकल जाते थे। आज अंधेरा था और पेड़ के नीचे गहरी खामोशी। पत्थर का बेंच भी खूब ठंडा था। चंद मिनट तक सुधा खामोश से उस बेंच पर बैठी रही, मगर जब उसकी थकान न गई तो वो उठकर पेड़ के नीचे चली गई और तने से टेक लगाकर बैठ गई और आंखें बंद कर ली। यकायक किसी ने उससे कहा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो, वो भी अकेली? सुधा ने आंखें खोली। सामने मोती मुस्कुरा रहा था। वही खूबसूरत ब्राउन सूट पहने, वही सफेद दांतों वाली जगबगाती हुई मुस्कुराहट। उसके हाथ उतने ही खूबसूरत थे। सुधा के हलक में कोई चीज आके रुकने लगी। वो बोल ना सकी। मोती उसके करीब आके बैठ गया, इतना करीब कि उसकी पतलून उसकी साड़ी से मस हो रही थी। उसने आहिस्ते से पूछा, तुम्हें मेरे इनकार पर गुस्सा आ रहा है ना? सुधा ने आहिस्ते से सर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बहुत बुरा लग रहा है ना? सुधा ने फिर हाँ के अंदाज में आहिस्ते से सर हिला दिया और आंसू छलक कर उसके गालों पर आ गए और वो रोने लगी। मोती ने अपने कोट की जेब से रुमाल निकाला और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, मगर इसमें रोने की क्या बात है? हर इंसान को अपनी पसंद या नापसंद का हक है। बताओ, हक है कि नहीं? मगर तुमने क्या देखा था मेरा जो तुमने मुझे नापसंद कर दिया? क्या तुमने मेरे हाथ का फुल्का खाया था, मेरा मटर पुलाव चखा था? क्या तुमने मेरे दिल का दर्द देखा था? और वो बच्चा जो तुम्हें देखते ही मेरी कोख में हुमक कर आ गया था? तुमने मेरे चेहरे का सिर्फ सपाटपन देखा, मेरे बच्चे का हुस्न क्यों नहीं देखा? तुमने वो बात क्यों नहीं देखी जो जिंदगी भर तुम्हारे पांव धोते, और वो बटन जो मैं तुम्हारी कमीज पर काटने वाली थी? तुम मेरे जिस्म की रंगत से डर गए। तुमने उस स्वेटर का उजला रंग ना देखा जो तुम्हारे लिए मैं बुनना चाहती थी। तुमने मेरी हंसी नहीं सुनी, मेरे आंसू नहीं देखे, मेरी उंगलियों के लम्स को अपने खूबसूरत बालों में महसूस नहीं किया, मेरे कंवारे जिस्म को अपने हाथों में लजरते हुए नहीं देखा। तो फिर तुमने किस तरह मुझे नापसंद कर दिया था? अरे, इतनी लंबी तकरीर वो कैसे कर गई? इतना सब कुछ वो कैसे कह गई? बस उसे इतना मालूम था कि वो रो रही थी और कहती जा रही थी, और उसका सर मोती के कंधे पर था और मोती अपनी गलती पर नादीम उसके शानों को हौले हौले थपक रहा था। उस दिन वो बहुत देर से घर पहुंची और जब उसकी माँ मगही ने उससे पूछा तो उसने कमाल लापरवाही से कह दिया, दफ्तर में देर हो गई। फिर पर्स को जोर से झल्ला कर पलंग पर फेंक दिया और इस एतमाद से खाना मांगने लगी कि उसकी माँ चौंक गई।
पास ही बैठा सुधा का बाप भी चौंक गया। आज सुधा की रोई हुई आंखों की तह में खुशी की एक हल्की सी लकीर थी, जैसे गहरे बादलों में कभी कभी बिजली कौंध जाती है। मगही ने अपने होंठ चबाकर चालाक निगाहों से अपने खाविद की तरफ इस तरह देखा जैसे उसने बेटी का राज भांप लिया हो। जीवन राम ने भी एक पल के लिए मसरूर निगाहों से अपनी बेटी की तरफ देखा और फिर अपनी थाली की तरफ मुड़ गया। जरूर कोई बात है, और सुधा चूंकि औरत है इसलिए इस बात के तह में जरूर कोई मर्द है। ऐसे दोनों मियाँ बीवी ने उसी लम्हा सोच लिया। 8-10 रोज के बाद इस शुभा को और तकवीयत पहुंची जब एक लड़का अपनी माँ के साथ सुधा को देखने के लिए आया। उस लड़के की माँ मगही की बचपन की सहेली थी और कैसे कैसे जतन और किस किस तरह के वास्ते देकर मगही ने उसे शीशे में उतारा था, ये सिर्फ मगही ही जानती थी। इसलिए जब इस मौके पर सुधा ने शादी से इनकार कर दिया तो पहले तो मगही अचंभे में रह गई और उसके दिल में वो शुभा तकवीयत पकड़ता चला गया, जरूर कोई है। लेकिन कौन है? क्या सचमुच मोती सुधा की जिंदगी में आ चुका था? सुधा की माँ ने मन में ये पक्का कर लिया था कि सुधा की जिंदगी में जरूर कोई है। सुधा के बदले व्यवहार से सुधा की माँ की मन की बात पर वो खुद ही अपनी मुहर लगा चुकी थी और चुपके चुपके अपनी बेटी के लिए जहेज का सामान तैयार करने लगी। और जीवन राम हुक्का पीते पीते उस दिन का इंतजार करने लगा जब सुधा चुपके से आकर मगही से सब बात कह देगी और बुढ़ा जीवन राम पहले तो लाल पीली आंखें निकाल कर सुधा को घूरेगा कि तेरी ये हिम्मत कि तूने हमसे बाला बाला ही अपने लिए बर पसंद कर लिया, निकाल दूंगा घर से और चुटिया काट कर फेंक दूंगा, हमारे खानदान की नाक कटाने वाली। फिर वो मगही को समझाने बुझाने पर खुद ही नरम पड़ जाएगा और आखिर में हुक्का गुड़गुड़ाते हुए पूछेगा, मगर कौन है वो? और अब कोई भी हो, वो सुधा के बताते ही जल्द से जल्द उसके हाथ पीले कर देगा। 25 बरस की जवान लड़की को घर में रखना ठीक भी तो नहीं। मगर दिन गुजर गए, महीने गुजर गए, साल गुजर गए, पर सुधा ने कुछ ना बताया। उसकी माँ इंतजार करती रही मगर वो जन्म जली कभी कुछ मुंह से ना फूटी। थक हार कर मगही ने फिर 2-3 बार ढूंढे मगर सुधा ने साफ इनकार कर दिया। आखिरी बार जो उसके बाप ने ढूंढा वो एक शादीशुदा हलवाई था जिसकी उम्र 40 के भी पार हो चुकी थी। इस रोज शफक के ढलते हुए सायों में गुलाबी उंगली वाली महकती हुई शाम में सुधा ने मोती को बताया, वो लोग आज मेरे लिए एक बुढ़ा हलवाई ढूंढ कर लाए थे। फिर? मोती ने हंसकर पूछा। मैंने साफ इनकार कर दिया। तूने इनकार क्यों कर दिया पगली? शादी कर लेती तो जिंदगी भर आराम से बैठी मिठाई खाती और तुम्हें छोड़ देती। सुधा ने प्यार भरे गुस्से से मोती की तरफ देख कर कहा। मैंने भी तो तुमसे शादी नहीं की। मोती ने उसके कमर में हाथ डालते हुए कहा। तो क्या हुआ? सुधा उसके गाल को अपने गाल से सहलाती हुई बोली, तुम मेरे पास हो तो शादी से भी ज्यादा मेरे पास, हर वक्त मेरी मुट्ठी में गोया। मोती हंसकर बोला, हाँ ये तो सही है, मैं बिल्कुल तुम्हारी मुट्ठी में हूं, जब चाहे बुला लो। शुरू में तो तुम ऐसे ना थे। सुधा मोती की तरफ चंचल निगाहों से देखकर बोली, शुरू में तो तुम भी मेरे पास बड़ी मुश्किल से आया करते थे। शुरू में ऐसा प्यार भी तो ना था और किसी के दिल को समझते हुए देर भी तो लगती है। मोती ने सुधा के कानों में सरगोशी की और सुधा की आंखें शिद्दत एहसास से बंद होने लगी और थोड़ी देर के बाद उसने मोती की तेज तेज सांसों की आंच अपने चेहरे पर महसूस की और अपनी गर्दन और रुखसार पर उसके बरसते हुए महसूस की। कल कहाँ मिलेंगे? जहाँ तुम कहो, लवर्स लेन में। कौटिल्य में घोड़ों की नुमाइश हो रहे हैं। मैं क्या घोड़े खरीद कर पालूंगी? ओल्ड हॉल में अदीबों की नुमाइश है। ना बाबा, कल पिक्चर देखेंगे, बसंत सिनेमा में बहुत अच्छी पिक्चर लगी है, मैं 2 टिकट खरीद लूंगी। तुम ठीक 5:45 बजे वहां पहुंच जाना। नहीं, टिकट मैं खरीद लूंगा। नहीं, ये पिक्चर मैं दिखाऊंगी, तुम कोई दूसरे दिखा देना। मैं कब मना करती हूँ, मगर भूलना नहीं, कल शाम 5:45 बजे बसंत सिनेमा के बाहर। बसंत सिनेमा के बाहर बहुत भीड़ थी। सुधा ने 2 टिकट खरीद लिए और अब वो मोती का इंतजार कर रही थी। उसने एहतियातन आधा पाव चिलगोजे और 1 छटांग किशमिश भी ले ली। सिनेमा देखते देखते खाने का उसे हौका सा था। 5:45 हो गए, 6 भी हो गए। पिछले शो के छूटने के बाद लोग चले गए, नए लोग शो देखने के लिए आने लगे।
मोती अभी तक वहां पहुंचा नहीं था। चारों तरफ रोशनियां थी, लोगों की भीड़ थी, ख्वांचे वाले की बुलंद आवाजें थी, तांगे मोटरों रिक्शाओं का हुजूम था, लेकिन मोती अब तक न आया। आखिर क्या बात हुई होगी? सुधा के मन में ये सवाल घूमता रहा। सुधा चारों तरफ अपनी निगाहें घुमाकर बस मोती को ढूंढ रही थी। जहाँ चारों तरफ रोशनियां थी, भीड़ थी, बुलंद आवाजें थी, तांगे मोटरों रिक्शाओं का हुजूम था, लेकिन सुधा के मन में एक बात आई कि मोती को ये शोर शराबा और हुजूम तो पसंद ही नहीं। अब वो उसकी तबीयत समझ गई थी। उसे खामोशी पसंद थी, उसे अंधेरा पसंद था, तन्हाई पसंद थी। मोती बेहद हसास और नफासत पसंद था। 6:15 के करीब वो सिनेमा हॉल में जा बैठी। उसने अपने साथ वाली सीट पर अपना रुमाल रख दिया, वहीं जलगोजों और किशमिश के लिफाफे भी रख दिए। हौले हौले सिनेमा हॉल पूरा भर गया, मगर मोती नहीं आया। जब हॉल की रोशनी धीरे धीरे गुल हो गई तो सुधा ने मोती का हाथ अपने हाथ पर महसूस किया। वो अंधेरे में चुपके से आकर साथ वाली सीट पर बैठ गया था। सुधा ने उसके हाथ को दबाते हुए कहा, बड़ी राह दिखाते हो। माफी सुधा, माफी। मोती के लहजे में बेहद मलामत थी। मैं तुम्हारे लिए चिलगोजे और किशमिश लाई हूँ, खाओ ना। मोती ने किशमिश के चंद दाने उठाकर अपने मुंह में डाल लिए और सुधा मसरत का गहरा सांस लेकर तस्वीर देखने में मशरूफ हो गई। अब बातें करने का लम्हा ना था। वो महसूस कर सकती थी कि मोती का हाथ उसके हाथ में है, वो उसके साथ कुर्सी पर बैठा है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो अपना सर उसके शाने पर रख देती। मोती सरगोशी से कहता, मेरे कंधे पर सर रखकर देखने में तुम्हें क्या नजर आता है? तस्वीर तो नजर ही ना आती होगी। वो तस्वीर नजर आती है जो इस हॉल में बैठा कोई नहीं देख सकता, सुधा ने बड़ी गहरी मसरत से कहा। आहिस्ते आहिस्ते हर शख्स ने तब्दीली महसूस की। सुधा की मैली मैली आंखें उजली होती गई, सीने का उभार वाज़िह होने लगा, कमर लचकने लगी और चाल में कूल्हों का मुदव्वर बहार शामिल होता गया। वो दिन ब दिन हसीन व दिलकश होती गई। अब उसके कपड़े इंतहाई साफ सुथरे होते थे कम कीमत के, मगर बेहद उम्दा सिले हुए होते थे। सुधा को ये तौफीक ना थी कि वो किसी अच्छे दर्जी के पास जा सके, मगर खुद ही उसने दर्जी का काम सीख लिया था और बहुत कम लड़कियां कटाई और नए लिबास की तराश और डिजाइन में उसका मुकाबला कर सकती थी। मगर उसने कभी किसी को नहीं बताया कि वो ये कपड़े खुद अपने हाथ से काट कर तैयार करती है। उसके दफ्तर की जब कोई दूसरी लड़की उसके लिबास की तारीफ करती तो सुधा झट किसी महंगे दर्जी का नाम बता देती, जहाँ सिर्फ अमीर तरीन औरतों के कपड़े तैयार होते थे, और उसके दफ्तर की लड़कियां जलकर खाक हो जाती और सुधा से रश्क और हसद के मिले जुले अंदाज में पूछती, कैसा है वो तेरा? गोरा रंग है, बाल घुंघराले है, हंसता है तो मोती झड़ते हैं। सुधा जवाब देती है, क्या तनख्वाह लेता है? 1200। 1200? लड़कियां चीख कर पूछती। 1200 तो हमारे मैनेजर की तनख्वाह है। वो भी एक मैनेजर है, सुधा जवाब देती। अरे हमें दिखाएगी नहीं क्या? बस एक बार दिखा दे, हम भी तो देखे कैसा है तेरा वो। दिखा भी दूंगी, कहो तो दफ्तर में बुला के दिखा दूं। ये तो उसने यूं ही कह दिया था, वरना सुधा कहाँ मोती को दिखाने वाली थी। वो मर जाती मगर अपने मोती को ना दिखाती। इन लड़कियों का क्या भरोसा। मगर सुधा ने दफ्तर में बुलाने की धमकी इस कामिले एतमाद से दे दी थी कि इसके आगे पूछने की हिम्मत लड़कियों को ना हुई और वो जल कर खामोश रह गई। उधर सुधा का बूढ़ा बाप कुड़ कुड़ कर मर गया, क्योंकि सुधा शादी ना करती थी और मोहल्ले वाले तरह तरह की चमगोइयां करते थे। सुधा का बाप अपनी बेटी को कुछ ना कह सकता था, क्योंकि सुधा जवान और बालिग थी और खुद मुख्तार भी थी। अब वो घर में 200 रुपए लाती। सुधा का बाप मर गया और उसके मरने के बाद अगले चंद सालों में सुधा के भाइयों की भी शादियां हो गई और वो लोग अपनी बीवियां लेकर अपने अपने ठिकानों पर चले गए। फिर उसकी छोटी बहन की भी शादी हो गई और सुधा की माँ मगही भी अपनी बड़ी बेटी के कंवारेपन के गम में सुलग सुलग कर मर गई। सुधा इस गम में अकेली रह गई। चंद माह के बाद उसने वो घर भी छोड़ दिया और सिविल लाइंस में एक उम्दा मकान की दूसरी मंजिल में 2 कमरे लेकर पेइंग गेस्ट के तौर पर रहने लगी। उसके रहने के हिस्से का दरवाजा अलग से बाहर निकलता था। सुधा 35 बरस की हो चुकी थी, मगर मुश्किल से 30 बरस की मालूम होती थी।
उसके होठों पर हर वक्त मुस्कुराहट खेलती रहती और आंखों में खुशियों के साए नाचते रहते। वो पहले से ज्यादा संजीदा और बावकार हो गई थी। वो स्टेनो भी हो गई थी। उसने बीए भी कर लिया था। उसकी तनख्वाह भी बढ़ गई थी और किताबें पढ़ने का शौक भी। अब वो खुशहाल और आरामदेह और सुकून आमेज जिंदगी बसर कर रही थी। कई साल से वो अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी और माथे पर सुहाग की बिंदिया सजाती थी। और लोगों को ये तो मालूम ना था कि उसकी शादी कहाँ हुई है और आखिर उसका पति कौन है। मगर लोग इतना जानते थे कि कोई उसका है जिसके साथ वो अपनी शामें गुजारती है। बल्कि लोग तो यहाँ तक कहते सुने गए कि जो कोई भी वो है उसकी अपनी कुछ वजूह है जिनकी वजह से उन दोनों की शादी नहीं हुई। मगर वो दोनों हर शाम की तन्हाइयों में मिलते हैं और जब ये दुनिया सो जाती है, जब कोई किसी को नहीं देखता, जब चारों तरफ नींद गालिब आ जाती है, उन घनौंदगी से लबरेज लम्हों में कोई सुधा के यहाँ आता है, हौले से दरवाजा खटखटाता है और खामोशी से अंदर आ जाता है। लोगों ने उसे देखा नहीं था मगर लोगों का ख्याल यही था। लोग सुधा से कुछ कहते नहीं थे क्योंकि सुधा अब एक संजीदा और बावकार औरत बन चुकी थी और जिसके माथे पर सिंदूर का ये बड़ा टीका जगमगाता हो। उसे कोई भला क्या कह सकता है। ये शाम सुधा की 40वीं सालगिरह की शाम थी और वे कई वजह से सुधा को कभी नहीं भूलती। सुधा मोती को मथुरा रोड के जापानी गार्डन में ले गई थी जिस पर बाग की बजाय किसी खूबसूरत मंजर का शुभा होता था। शफक ने चोट खाई हुई औरत की तरह अपना मुंह छुपा लिया था और रात की सांवली जुल्फे उफक पर बिखेर दी थी। हौले हौले तारे नमोदार होने लगे। आज सुधा बहुत खामोश थी। मोती भी चुप सा था। वो अब भी उसी तरह खूबसूरत था जैसे जवानी में था। अब भी वो हर रोज उसी ब्राउन सूट में आकर सुधा से मिलता था क्योंकि सुधा का हुक्म यही था। उसे देखकर ये गुमान होता था कि मोती पर जिंदगी के बहाव ने और वक्त के घाव ने ज्यादा निशान नहीं छोड़े। सिर्फ कनपटियों पर सफेद बाल आ गए हैं जो उसकी इस सूरत को और भी बावकार और वजीह बनाते थे। और वो एक छड़ी लेकर चलता था जो उसकी 50वीं सालगिरह पर खुद सुधा ने उसे तोहफे में दी थी। वरना इसके अलावा उसकी सूरत शक्ल में, किरदार और गुफ्तार में किसी तरह का फर्क न आया था। वो पहले ही की तरह इतना हसीन, दिलकश और दिलनवाज था कि उसे देखते ही सुधा के दिल में घंटियां बजने लगती थी। इतना वक्त गुजर जाने के बाद आज भी उसे देखकर सुधा का दिल इतनी जोर से धक धक करने लगा था जितना कि पहले रोज किया था। मोती ने आहिस्ता से पूछा, तुमने मुझसे शादी क्यों नहीं की? एक दफा इनकार करने के बाद? सुधा ने हौले से कहा, तुमसे शादी नहीं की जा सकती थी, तुमसे सिर्फ मोहब्बत की जा सकती थी। अब तुम ये कैसे जान सकोगे कि जिस दिन तुमने इनकार किया था उसी दिन से तुम मेरे हो गए थे? इतना जानने के लिए औरत का दिल चाहिए। मोती खामोश रहा। बहुत देर बाद बोला, आज तो तुम 40 साल की हो चुकी हो, क्या तुम्हें अफसोस नहीं होता कि तुमने मुझसे शादी नहीं की? ये सुनकर सुधा भी खामोश हो गई। इतनी देर खामोशी रही कि मोती को लगा कि कहीं सुधा अंदर ही अंदर रो रही है। सुधा, उसने आहिस्ते से उसका शाना हिलाया। मैं सोच रही थी, सुधा हौले से बोली, तुमसे शादी ना करके मैंने क्या खोया है? क्या कोई शाम ऐसी थी जो मैंने तुम्हारे साथ ना गुजारी हो? सोचो तो, कहाँ कहाँ नहीं गए हम। जहाँ जहाँ मैंने तुम्हें बुलाया क्या तुम वहाँ नहीं पहुँचे? जिस वक्त भी बुलाया क्या उसी वक्त सब काम छोड़कर तुम नहीं आए? अगर शादी का नाम रिफाकत है तो वो मुझे हासिल है। फिर ये भी सोचो कि इस तवील रफाकत में मेरा तुम्हारा एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ। मैंने तुम्हें हमेशा मेहरबान और मुस्कुराते हुए पाया। साल हा साल जब मेरे हाथों को तुम्हारे हाथों की जरूरत हुई, उनके लम्स की गर्मी मैंने अपने जिस्म के रोए रोए में महसूस की। तुम्हारे फूल मेरी जुल्फों में रहे, तुम्हारे चुंबन मेरे होठों पर, तुम्हारी वफा मेरे दिल में। क्या कोई औरत मोहब्बत में इससे ज्यादा पा सकती है? सुधा ने एक गहरी मसरत से अपने आप को मोती के बाजुओं में ढीला छोड़ दिया और फिर उसे महसूस हुआ कि मोती के 2 बाजू नहीं बल्कि 4 बाजू है, बल्कि शायद 6 बाजू है, 8 बाजू है। और वो अपने जिस्मोजा के रंग और रेशों में उसके बाजुओं को महसूस करती रही थी जो उसे भींच कर अपने सीने से लगा रहे थे। और सुधा ने अपने आप को उसके बाजुओं के सुपुर्द कर दिया
और अंदर ही अंदर इस तरह खुलती चली गई जैसे चांदनी के लम्स से कली खिलकर फूल बन जाती है। मदमाते तारों के झुरमुट में सब्ज झालरों वाले पेड़ों की ओट में चांद उभर आया था, और अब चांद उसके बालों में था, उसकी आंखों में था, उसके होठों में था, उसके दिल में था, और लहर दर लहर उसकी जुए खून में रवा था। हाय मेरे मोतीचूर, मेरे मोतीचूर, मेरे मीठे लड्डू, मैं तो मर ही गई तेरे लिए। वो शाम, वो रात सुधा को कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि वो रात मुकम्मल थी और उन दोनों की जिंदगियां मुकम्मल थी। जैसे वक्त और उम्र, चांद और आरजू सब एक साथ एक दायरे में मुकम्मल हो जाए और जज्बे की एक बूंद भी छलक कर बाहर जाने की ज़रूरत महसूस ना करे। ऐसे लम्हे कब किसी की ज़िंदगी में आते हैं, और जब आते हैं तो इस शिद्दत से अपना तासुर छोड़ जाते हैं कि इंसान महसूस करता है कि शायद मैं अब तक जिया ही इस लम्हे के लिए था। शायद कुछ इसी तरह सुधा ने इस लम्हे में महसूस किया और फिर कभी इस तरह महसूस ना किया, क्योंकि इस वाकये के चंद दिन बाद उसके दफ्तर का मैनेजर तब्दील हो गया, और जो मैनेजर उसकी जगह आया उसे सुधा सख्त नापसंद करने लगी थी। एक तो वो बड़ा बदसूरत था, किसी जमाने में उसका रंग गोरा जरूर होगा, मगर अब तो पुराने तांबे का सा था, और मोटी नाक पर मुसलसल शराब नोशी के नीले वरिंदों का जाल सा फैला था। सुधा को अपने मैनेजर की नाक देखकर हमेशा ये लगता है कि ये नाक नहीं, एक इंजीर है जो अभी बातें करते करते उसके सामने फट जाएगा। उसके गाल जबड़ों पर लटक गए थे, आंखों के नीचे स्याह गड्ढे पड़ गए थे, सर के बाल भी उड़े हुए थे, और जब वो बात करता तो ऐसा मालूम होता जैसे कोई मेंढक किसी काई भरे तालाब के अंदर से बोल रहा हो। अजीब सी घिन आती थी सुधा को उससे। लेकिन मुसीबत ये थी कि अब दफ्तर में इतने साल से काम करते करते वो हेड स्टेनो बन चुकी थी, और उसे दिन भर उस मैनेजर के कमरे में ही रहना पड़ता था। सुधा इससे इंतहाई ज्यादा परेशान होती थी, लेकिन इससे ज्यादा परेशानी उसे ये सोचकर होती थी कि उसने इस बदसूरत इंसान को इससे पहले भी कहीं देखा है, जैसे ये सूरत जानी पहचानी हो। मगर कहाँ, अपने दिमाग पर 1000 बार जोर देने के बाद भी उसे ये याद ना आता कि आखिर उसे देखा कहाँ है। इस मरघल्ले को कनाट पैलेस में चक्कर काटते हुए कहीं सुधा अपने आप को समझाते हुए कहती, मगर फिर कभी वही मैनेजर किसी फाइल को खुद उठाकर सुधा की मेज पर रखते हुए अपने हाथों से ऐसी जुम्बिश करता कि सुधा का जहन बेचैन हो जाता, और वो सोचने लगती, कौन था वो, किससे इसकी ये हरकत मिलती है? क्या मेरे मरहूम बाप से, मेरे किसी भाई से, जैसे ये हरकत मुझे कुछ याद दिलाती हो। मगर क्या, गौर करने पर भी वो किसी नतीजे पर ना पहुंच सकती, और फिर अपना काम करने लगती। मगर दिन भर उसके दिल में ये खलिश सी होती रहती। पहली तारीख को जब तनख्वाह बढ़ चुकी और लोग अपने अपने घर चले गए, तो नए मैनेजर ने सुधा को किसी काम के लिए रोक लिया और उसे अपनी मेज के सामने कुर्सी पर बैठा लिया। फिर उसने अपना ड्रॉर खोलकर उसमें से एक गिलास निकाला, साथ ही विस्की की बोतल और सोडा, और पहला पैग वो गटागट चढ़ा गया। सुधा उसे हैरत से देखने लगी और गुस्से से उठकर जाने लगी कि मैनेजर ने निहायत नरमी से उसका हाथ पकड़कर उसे जाने से बाज रखा और बोला, आज तुम्हारी तरक्की की फाइल मेरे सामने आई तो मुझे मालूम हुआ कि इस दफ्तर में सबसे पुरानी मुलाजिम तुम हो। ये बड़ी खुशी की बात है। सुधा चुप रही। तुम्हारा नाम सुधा है ना? मैनेजर बड़ी बेचैनी से बोला। सुधा बड़ी हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। इतने दिन से मेरे साथ काम कर रहा है, क्या ये मेरा नाम भी नहीं जानता? मैनेजर दूसरे पैक का एक बड़ा घूंट पीकर बोला, तुम वही सुधा हो ना जिसके बाप का नाम जीवन राम है? सुधा बड़ी तुरशरोई से बोली, हाँ, मेरे बाप का नाम भी फाइल में लिखा गया है, फिर मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? वो उठते उठते ये बोली। अरे बैठो बैठो। मैनेजर ने फिर उसकी मिन्नत करते हुए कहा, तुमने मुझे पहचाना नहीं? वो उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहने लगा, नहीं। सुधा गुस्से से बोली, तुम अपने बाप के साथ मोहल्ला जिनंदा में रहती थी ना? वो उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहने लगा, नहीं। सुधा गुस्से से बोली। आखिर कौन था सुधा का ये नया मैनेजर जिसे सुधा जानती तो थी, लेकिन अब तक वो सुधा को याद नहीं आया, और वो सुधा को कैसे जानता था? सुधा को कई बार याद दिलाने के बाद भी ये मैनेजर याद नहीं आ रहा था। तभी उस मैनेजर ने कहा, मैं एक रोज तुम्हारे घर आया था, तुम्हें देखा भी था, तुमसे बात भी की थी। अब तुम एक खूबसूरत औरत, मगर तब तुम ऐसी ना थी। तब तुम एक मामूली सी लड़की हुआ करती थी जब मैंने तुम्हें देखा था। कब?
कब देखा था आपने मुझे? सुधा ने बेचैनी से पूछा। बुढ़ा मैनेजर देर रात तक सुधा को देखता रहा और आखिरकार आहिस्ते से बोला, मैं मोती हूं। सुधा एकदम सन्नाटे में आ गई। मैं बड़ा बदनसीब था जो तुमसे शादी ना की। मैं तुम्हें अच्छे से देख ना सका, समझ ना सका। इन चंद लम्हों में कोई क्या जान सकता है, क्योंकि एक सूरत जल्द के अंदर भी तो पोशीदा रहती है। मैं नौजवान था, दौलत और गोरे रंग का लालची। जो बीवी मुझे मिली वो दौलत भी लाई थी और सफेद चमड़ा भी, और इसके साथ एक निहायती मगरूर, बदमिजाज, जालिम और बेवफा तबीयत भी लाई थी। चंद सालों में ही मेरे 5 बच्चे हो गए। उनमें से कितने मेरे थे मैं ये कह नहीं सकता, मगर लोग तरह तरह की बातें बनाते थे और मैं सुनता था और पीता था और दूसरी औरतों के पास जाता था। फिर जहर बीमारी का और शराब का और नाकामी का और बेमहरी का मेरी रग रग में फैल गया, और मैं वक्त से पहले बूढ़ा हो गया और बुझ गया। अब वो मर चुकी है, इसलिए मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा, और उसे कहूँ भी क्या। कसूर तो मेरा ही है, मेरी इन आँखों का जो तुम्हें पहचान न सकी। मेरी आँखों ने एक हीरा देखा और पत्थर समझकर फेंक दिया। क्या तुम मुझे किसी तरह माफ नहीं कर सकती? क्या तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती? मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, मुझे तो मोहब्बत भी नहीं मिली जिसके लिए मैं सारी उम्र तरसता रहा। मोती बोले जा रहा था और सुधा फटी निगाहों से बस उसे देख रही, और सुधा का जी चाहता था कि वो उससे कहे, अब तुम आए हो बूढ़े, बदसूरत और गंजे होकर, खौफनाक बीमारियों का शिकार होकर, अब तुम मुझसे शादी के लिए कह रहे हो। मगर मैंने तो अपनी सारी जिंदगी तुम्हें दे दी, और तुम्हें मालूम तक ना हुआ कि मैंने अपनी सारी जवानी तुम्हारे तस्वुर में खो दी, और जिंदगी की हर बहार तुम्हारे ख्याल में गवा दी। शबाब की हर मचलती हुई आरज़ू तुम्हारी एक निगाह के लिए लुटा दी। जिंदगी भर मैं सड़कों पर अकेली चलती रही तुम्हारे साए के साथ, अंधेरे पार्कों में बैठी रही तुम्हारे तस्वुर के साथ। मैंने खुद अपने हाथ से खर्च करके तुमसे साड़ियों के तोहफे लिए, तुम्हारा जेवर पहना, अपनी मेहनत का खून करके सिनेमा देखा और अपने साथ की सीट खाली रखकर। मेरा बाप मर गया, मेरी माँ मर गई, और मेरी कोख के बच्चे मुझे दूर ही दूर से बुलाते रहे, और मैं किसी के पास ना गई। तुम्हारे ख्याल और हिर्ज़े जा बनाए हुए अपने कंवारपन के 40 साल आंखें, कान और होठ बंद करके तुम्हारी आरज़ू में बिता दिए थे। मैं कितनी खुश थी, कितनी मग्न थी। मैंने तो तुमसे कभी कुछ ना मांगा, ना शादी का फेरा, ना सुहाग की रात, ना बच्चे का तबस्सुम। बस सिर्फ एक तस्वुर, एक झलक, एक अक्सर रुख है यार ही तुमसे मुस्तार लिया था, और तुम आज उसे भी जहन्नुम की चिता में जलाने के लिए मेरे शहर में चले आए हो। मगर सुधा मोती से ये कुछ ना कह सकी। वो मेज पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी, और जब मोती ने उसका हाथ थामना चाहा तो वो गुस्से से झुंझला गई और उसका हाथ झटक कर कमरे से बाहर चली गई। बाहर निकलकर सीढ़ियों से नीचे उतर गई। मोती उसे बुलाता ही रहा। वो भागकर सड़क पर जा पहुंची। सड़क पर अंधेरा था, मगर फिर भी बिजली की बत्तियों की इतनी रोशनी थी कि लोग उसके आंसू देख लेते। मगर उसने किसी की परवाह न की और वो रोते हुए आगे बढ़ गई। वो आसिफ अली पार्क के करीब पहुंचकर फूट फूट कर रोई। एक लम्हे के लिए उसे ख्याल आया कि वो पार्क के अंदर जाकर किसी पेड़ के तने से सर टेक कर बैठ जाए, मगर फिर उसने सोचा, बेसूद है, सब बेसूद है। मेरे ख्यालों का शहजादा अब वहां ना आएगा, अब वो कभी मेरे पास ना आएगा। जब सुधा ये सोच रही थी, उसने अपनी मांग का सिंदूर मिटा डाला और सुहाग की बिंदिया खुरच ली। पार्क की रेलिंग पर अपनी सारी चूड़ियां तोड़ डाली, इस यकीन के साथ कि अब वो सारी उम्र के लिए बेवा हो चुकी है। आप सुन रहे थे कृष्णचंद्र की कहानी शहजादा। ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कहानी के झरोखे।